हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज हम जो है केमिकल साइंस का लेक्चर 8 देखेंगे। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ लिया था ऑक्टेट थ्योरी लुईस की। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और हमने हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दोनों को यूज़ करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना सीखा था कि कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बेंड्स रूल जो कि बताता है किसके लिए, टीबीपी स्ट्रक्चर के लिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल, कि कौन सा एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएगा और कौन सा एटम इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक दो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई है, जैसे कि डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, पाई बैक बॉन्डिंग बची हुई है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। जो मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर ज्योमेट्री। इनमें से किसकी ज्योमेट्री जो है रेगुलर होगी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी किसमें, ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन वेस्पर थ्योरी दोनों बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि किस में रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है कि अगर जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे कौन कौन से, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े थे, जिसमें कि हमने एक टेबल देखी थी। जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे एक टेबल देखी थी, वो टेबल बताती है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो वो आइडियल बताती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जैसे कि लीनियर होगी, sp2 के अंदर कैसी होती है, ट्राइगोनल या ट्राइंगुलर, sp3 के अंदर होती है टेट्राहेड्रल। तो ये आइडियल कंडीशन में होती है, जबकि लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। जितना भी उसका स्टीरिक नंबर हो, सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर उसने वो यूटिलाइज किए हैं बॉन्ड बनाने में, एज अ लोन पेयर नहीं बचे हैं, तो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, बिल्कुल आइडियल होती है, जो कि होनी चाहिए। बट जैसे ही लोन पेयर आ जाए सेंट्रल एटम के पास, बॉन्ड बनाने के बाद, साइड एटम से बॉन्ड बनने के बाद अगर लोन पेयर बच जाए, तो ज्योमेट्री जो है वो अब आइडियल नहीं रहती, मतलब जैसी कि होनी चाहिए उससे चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, हमने केस देखा था किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था हमने केस CH4 और NH3 और वाटर का। ठीक है, तो तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दैट इज sp3। कैसा होना चाहिए ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी टेट्राहेड्रल होती है, इसकी होती है पिरामिडल और इसकी होती है वी शेप। तो ये चेंज क्यों आ जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे हम रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है कि जो उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होनी चाहिए वही है या नहीं। जैसे इन तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और बाकी दोनों की अलग है। तो रेगुलर ज्योमेट्री सिर्फ किसकी है, CH4 की है, इन दोनों की रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो अब हमारे पास दो तरीके होते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक, हम सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखें, सबकी ज्योमेट्री चेक करें कि क्या होगी, उससे पता चलेगा। और दूसरा एक शॉर्ट मेथड है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं CHCl3, कार्बन आउटर मोस्ट में 4, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कितना हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं बचा है, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। अब नेक्स्ट देखते हैं PCl3। सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, PCl3 है ना, एक लोन पेयर बचा। तो अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp एंड p, sp3, बट इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया है, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं XeF6 जीनन। जीनन कौन सी फैमिली का मेंबर है, नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं। उसके बाद बॉन्डिंग करनी है कितने के साथ, XeF6 है, यानी कि 6 फ्लोरीन एटम ने बॉन्ड बनाया है। 6 फ्लोरीन एटम इसके साथ ऐड कर दीजिए। अब एक लोन पेयर बचा है, हाइब्रिडाइजेशन sp_p sp_p_d, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 इसके अंदर। अब इसके पास भी एक लोन पेयर बचा है, इसके पास भी बचा है, तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं SF4 सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन वाली फैमिली का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 के साथ इसने क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है 4 के साथ, तो इसके पास भी एक लोन पेयर बचा, तो इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी वाली ज्योमेट्री भी रेगुलर नहीं होगी। तो इन सब में से जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी वो होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज CHCl3। दो तरीके होते हैं, पहला आप क्या कर सकते हैं, या तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखें, उसके बाद उसके देखें लोन पेयर बचा है या नहीं बचा है। दूसरा तरीका है बहुत ही सिंपल, क्या करना है, सेंट्रल एटम देखना है, जैसे इसमें कार्बन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं वो उसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं, 3 क्लोरीन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 ही बॉन्ड बने हैं, तो लोन पेयर कितने बचे, 0। तो पहले केस में लोन पेयर 0। इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोरस आउटर मोस्ट में 5, 5 में से 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो लोन पेयर कितना, 1 लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनबॉन्डेड बचे हैं, दैट इज लोन पेयर, 1 लोन पेयर बचा है इसके पास। अब ऐसे ही XeF6 आउटर मोस्ट में सिनन के 8, 6 फ्लोरीन के साथ इसने बॉन्डिंग की है, तो 6 फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कितने बचते हैं, यहाँ भी 1 लोन पेयर बचा। इसके बाद आता है SF4 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 6 - 4 = 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में क्या है कि लोन पेयर बच रहा है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सिर्फ CHCl3 में नहीं बच रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या है, शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हैं निकालने की कि किसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। रेगुलर मतलब जो कि उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन केस ऑफ SP इट इज लीनियर, in case of sp2 it is triangular, in case of sp3 it is tetrahedral, in case of sp3d it is trigonal bipyramidal। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ज्योमेट्री है तो हम उसको कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, तो सीधा तरीका आपने सेंट्रल एटम देखना है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज किए हैं उसको माइनस कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर बच जाते हैं तो ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय क्लोरीन एटम इन केस ऑफ ClO3 नेगेटिव। ये एक आयन है, इस आयन के केस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोरीन ने कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज किया है। मतलब सीधा सीधा क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है कि क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप कार्बन की कोई चेन देख ले, ये CH3 CH2, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का हम नहीं कह सकते कि sp3 है या sp2 है, सबका अलग अलग निकालेंगे। और किसका, सेंट्रल एटम का, साइड एटम का नहीं निकालते, सेंट्रल एटम का। जैसे इस पे यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, इसका भी sp3,
और इस वाले का होगा sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता, अलग अलग एटम का होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मैं पहले पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, क्या ये कंसेप्ट है, वो सारी चीजें। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ClO3 नेगेटिव आयन के अंदर क्लोरीन ने कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किए? सबसे पहले सेंट्रल एटम, दैट इज क्लोरीन। जो सिंगल एटम होगा वही सेंटर में होगा, उसके चारों तरफ कितने? 3 ऑक्सीजन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज किस पे लगाएं? क्लोरीन या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरिजन पे, तो ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज। जिस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी के बनाएंगे डबल। ओके, डबल बॉन्ड में मैं बता चुकी हूँ, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, ये चीज भी मैं बता चुकी हूँ पहले। तो सीधा सीधा कैसे निकालते हैं? S P P P sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टीरिक नंबर कितना हुआ इसका? 4, क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करेंगे। एक लोन पेयर ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये और एक ये, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो टोटल स्टेरिक नंबर हुआ 4। 4 स्टेरिक नंबर मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर इसका हुआ sp3, दैट इज A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए एक अलग से पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल क्या होगा? जैसे कोई भी एक एटम है, इसके साथ 2 साइड एटम जुड़े हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है ये होता है बॉन्ड एंगल। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? कि जितना इनके बीच में रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना दूर रहेंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, और जितना कम रिपल्शन होगा उतना ये पास पास रहेंगे। तो बेसिकली रिपल्शन जहां पे मिनिमाइज होगा ये वहीं पे स्टेबल होंगे, उसी के ऊपर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। रिपल्शन किसके बीच में होता है? रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में। और जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी मैंने ये जो देखा ए बी, ये जो 2 बॉन्ड बने हैं, इन बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर में बॉन्ड बनने में जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, जिनको कहते हैं हम बॉन्ड पेयर, इनके बीच का रिपल्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो इनके बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही ये एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे और उसी के बीच के एंगल को हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल निकालना है किसके अंदर? अरेंज करना है। बॉन्ड एंगल को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हम ऐसे थियोरेटिकली नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं। जो एक टेबल दी गई है हाइब्रिडाइजेशन की, उसके अंदर बॉन्ड एंगल बताया गया है कि sp में इतना होगा, sp2 में इतना होगा, sp3 में इतना होगा, बट जैसे ही लोन पेयर आ जाएगा तो वैसे ही लोन पेयर आने के बाद जो है बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है पूरा, क्योंकि मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, जितने भी उसके अंदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो हम वहाँ पे कैसे करते हैं? बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करना है, तीनों क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो हमें देखना है तीनों के अंदर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। सबसे पहले देखते हैं NO2। नाइट्रोजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड बने हैं। किसके साथ? 2 ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, और इसके पास एक बचा क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 उसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिए, अब उसके पास बचा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे क्या, ये हुआ NO2 का केस। अब हम देखते हैं NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने वही है सेम, 2 बॉन्ड बने, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के ऊपर? यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। वैसे भी नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? प्लस चार्ज लगाना है इसके ऊपर।
ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से एक उसने पहले से दे दिया क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज है, तो अब उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, चारों उसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NO2 माइनस की। NO2 माइनस के केस में क्या होगा कि माइनस चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसके पास माइनस चार्ज आया है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, और बाकी दूसरा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ये बचा क्या, इसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो क्या है कि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस क्या है कि इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास जो कि बिना बॉन्डिंग वाला बचा है, इसके केस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, और इसके केस में पूरा एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा हुए, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ 2, और 2 स्टेरिक नंबर के केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और बॉन्ड एंगल होता है 180। ठीक है, तो इसका तो हुआ 180 बॉन्ड एंगल, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा लोन पेयर बचा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं बॉन्डिंग के बाद, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल रिपल्शन की वजह से घट जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NO2 पॉजिटिव का। वन 180, क्योंकि इसके पास कोई भी क्या नहीं बचा है, लोन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। उसके बाद होएगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद उससे कम होगा, सबसे कम जो होगा वो होगा जिसके पास पूरा लोन पेयर बचा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल किसकी वजह से घटता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर को, और यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि रिपेल कर रहा है किसको, बॉन्ड पेयर को, सामने वाले को। तो जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जहाँ पे एक होगा वहां पे कम होगा, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका, NO2 पॉजिटिव का, उसके बाद होगा NO2 का, और उसके बाद होगा NO2 नेगेटिव का। ठीक है, तो ये होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The hybridization of oxygen atom in H2O2 that is हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन जो है अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, peroxide। तो ये हाइड्रोजन peroxide है जो कि हम बेसिकली काफ़ी यूज़ करते हैं, एज अ क्लींजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। H2O2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं बना रही, अभी हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, ये H2O2 है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 में से क्या हुआ है कि उसने यूटिलाइज कितने किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, तो इसके पास बचते हैं 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, SP एंड P, sp3। सेम इस वाले का भी होगा sp3, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप लोग, और स्टेरिक नंबर से भी देख सकते हैं, वो भी मैंने बताया कि स्टेरिक नंबर से कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 हैं लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, स्टेरिक नंबर हुआ 4, और 4 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें sp3, और इसकी स्ट्रक्चर भी कई बार बहुत कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, ये वाली ऐसे, इसको कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, H2O2 की ये वाली स्ट्रक्चर होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया है sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। किस मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, मतलब
जो बॉन्ड उसने बनाए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है वो भी देखते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है, AlF3, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जस्ट अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो इसमें कोई डिफरेंस होने का तो वही नहीं है, तीनों क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस तीनों तरफ इक्वल होंगे, तो ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है NF3। NF3 में निकाल के देख लेते हैं कि कैसे बॉन्ड्स है। कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड्स इक्वल है, कैसे है, वो आपको पता चलेगा किससे, जब आप उसकी ज्योमेट्री निकालोगे कि ज्योमेट्री कैसी है। और ज्योमेट्री किससे पता चलेगी, ज्योमेट्री पता चलेगी हाइब्रिडाइजेशन से। तो NF3 में क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हुआ हमारा सेंट्रल एटम, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 फ्लोरीन एटम, और एक इसके पास बचता है लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पिरामिडल होगी, जैसी कि NH3 की थी। यहाँ पे तीनों बॉन्ड कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इस केस में जहां पे बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होते वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp3d, TBP स्ट्रक्चर जिसकी आ जाएगी। तो देखते हैं TBP किसकी आती है, ClF3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 3 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन जाने के बाद इसके पास बचते हैं कितने, 2 लोन पेयर। क्लोरीन ClF3 की स्ट्रक्चर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, नेट में भी कई बार पूछी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 के साथ बॉन्डिंग की, 3 फ्लोरीन एटम के साथ, तो बचे 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो कितना हुआ स्टीरिक नंबर, 5 स्टीरिक नंबर। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d। और sp3d के केस में ज्योमेट्री क्या होती है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कैसी होगी, 2 लोन पेयर दोनों कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक फ्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पे, और 2 फ्लोरीन जाएगी आपकी एक्सियल पोजीशन पे। तो इसकी शेप होती है टी शेप, ज्योमेट्री होती है TBP, शेप होती है टी शेप, ये टी शेप। तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि किसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दोनों, ये और ये, इनको कहते हैं इनको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और ये वाला जो बॉन्ड है तीसरा फ्लोरीन के साथ, ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो TBP के अंदर दो तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्वेटोरियल सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड एक्सियल सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मैंने पढ़ाया था बेंट रूल के अंदर ये बताया था कि लोन पेयर हमेशा कौन सी पोजीशन पे जाता है, इक्वेटोरियल पे, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पे जाता है, एक्सियल पोजीशन पे। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी ये वाली ज्योमेट्री, ये वाली शेप आई है टी शेप। एक फ्लोरीन जो है इक्वेटोरियल पे है, तो ये अलग तरह का होगा। वो इक्वेटोरियल वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेरेटिव टू एक्सियल के, ये चीज़ भी मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हुआ ClF3। आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है, वैसे जा सकते हैं BF3। BF3 में बोरोन के पास कितने, 3, और तीनों के साथ उसने बॉन्डिंग की है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp2, प्लेनर स्ट्रक्चर, तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों एक प्लेन में है, एक जैसे। सिर्फ sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जिसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं। बाकी जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं आपके sp, sp2, sp3, इन सब में क्या होता है, सिर्फ इन तीनों में sp, sp2 और sp3 सिर्फ एक तरह के ऑर्बिटल्स ही बनते हैं। बाकी sp3d के अंदर 2 तरह के ऑर्बिटल का सेट बनता है, जिनको इक्वेटोरियल सेट और
एक्सियल सेट कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ ये। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज डी कैरेक्टर इन SF6 आर। SF6 के अंदर बॉन्ड एंगल और परसेंटेज क्या देखना है, डी कैरेक्टर। अब डी कैरेक्टर क्या है, परसेंट डी कैरेक्टर क्या है, मैंने पढ़ाया था परसेंट एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, वैसे ही होता है डी कैरेक्टर। एस पी डी कैरेक्टर क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं, एस पी डी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो क्या था कि अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एस पी डी। अलग अलग तरह के ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद सिमिलर टाइप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके अंदर सबका कैरेक्टर आ जाता है। जैसे यहाँ से मैंने एक एस ऑर्बिटल लिया, एक लिया पी ऑर्बिटल और एक लिया डी ऑर्बिटल, एस पी डी तीनों ऑर्बिटल, तीनों की क्या होती है, ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। जैसे एस स्फेरिकल है, पी क्या है, डम्बल शेप होता है, और डी हमारा क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है। तो तीनों ऑर्बिटल को मिक्स किया और तीन नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनके अंदर इन तीनों का कैरेक्टर आएगा कैसे, 1/3 1/3 1/3। इसके अंदर 1/3 होगा एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर, 1/3 होगा परसेंट पी कैरेक्टर और 1/3 होगा डी कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होता है एसपी डी कैरेक्टर। इसके बेसिस पे मैंने एक दो चीज़ें और भी समझाई थी कि कैसे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती है, डोनेट करने की बढ़ती है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये सब मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। अभी हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जिसमें पूछा है परसेंट डी कैरेक्टर। तो परसेंट डी कैरेक्टर आप कैसे निकालोगे, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो, जब ये पता हो कि डी ऑर्बिटल को बाकी कौन कौन से ऑर्बिटल और कितने ऑर्बिटल के साथ मिक्स किया गया है, ठीक है, तभी बता पाओगे। उसके लिए चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और मॉलिक्यूल क्या है हमारा, SF6। तो मॉलिक्यूल देखिए SF6, सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है सल्फर, और सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 5 6। ठीक है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से उसने 4 किए यूज बॉन्ड बनाने के लिए, और एक बचा इसके पास लोन पेयर। तो अब यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर कितना आता है, 5। स्टेरिक नंबर हम ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड पेयर जितने हैं वो और लोन पेयर, उन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा स्टेरिक नंबर 5। और अगर 5 आया है तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। 5 का मतलब, स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है, स्टेरिक नंबर का मतलब है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं आपस में उस हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे 5 है, मतलब 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, sp3 एंड d। एक s 3 p और d, ये ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि sp3d के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है। बॉन्ड एंगल इसके अंदर होता है, TBP ज्योमेट्री है, अभी मैंने बताई है, TBP ज्योमेट्री के अंदर इक्वेटोरियल सेट होगा और ये होगा एक्सियल। तो बॉन्ड एंगल इसके अंदर 120 और 90 होते हैं, दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि उसमें से ऑप्शन में कौन सा है, दो तरह के बॉन्ड एंगल 120 और 90। अब ये देख लिया, ये निकाल लिया हमने बॉन्ड एंगल। अब निकाल लेते हैं परसेंट डी कैरेक्टर। परसेंट डी कैरेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास क्या है, एक एस है, 3 पी है और एक डी है। ठीक है, तो टोटल है 5। तो परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा, 1/5। तो परसेंट एस कैरेक्टर हमारा आया कितना, 20%। सॉरी, परसेंट डी कैरेक्टर, एस कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं परसेंट डी कैरेक्टर। परसेंट डी कैरेक्टर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो परसेंट डी कैरेक्टर हमारा आया 20% और बॉन्ड एंगल कितना आया, 120। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व्स चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। इनमें से कौन सा ये आपको क्या 4 कन्वर्जन दिए हुए हैं। कन्वर्जन मतलब जब कोई भी एक मॉलिक्यूल ए कन्वर्ट होता है किसमें, मॉलिक्यूल बी में, एक मॉलिक्यूल ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कन्वर्जन में ये पूछ रहा है इनमें से किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों में चेंज आया है। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, शेप में भी चेंज आया है। इन दोनों चीजों में किस में चेंज आया है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या बना है, पहला है CH4 कन्वर्ट हुआ किसमें, C2H6 में। CH4 क्या है, मीथेन, और ये क्या है, इथेन। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज हुआ होगा तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री भी चेंज हुई होगी। तो CH4 का क्या है, कार्बन, कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। अब C2H6, 2 कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड, और उसके बाद दोनों कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच। sp3 इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का भी sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन था sp3 और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो जो पहला केस है जिसमें मीथेन जो है इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आया तो शेप भी चेंज नहीं हुई होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं सेकंड, NH3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH4 पॉजिटिव। NH3 क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट हुआ है अमोनियम आयन में, तो कैसे होगा, NH3 की शेप होती है पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है sp3, बहुत बार ये मैं बता चुकी हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप, इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब एक होता है एसिड और बेस, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बेस क्या करते हैं, जो डोनेट करते हैं। तो अमोनिया बिहेव एज अ बेस और एज अ लिगेंड, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में ये एज अ लिगेंड बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास है ये एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इसने कहीं भी यूज नहीं किया है, किसी भी बॉन्डिंग में इसने इसका यूज नहीं किया है। तो ये डोनेट कर सकता है किसको, H+ को। H+ को इस केस में मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है जिसके पास की इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहाँ पे H+ का केस है, यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे जब अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तब ये H+ को डोनेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो H आयन इसके पास आएगा कि भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे बनेगा NH4 पॉजिटिव। जो प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर था वो अब कहाँ चला गया, नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना प्लस चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसने इसको दे दिए। तो प्लस चार्ज इसके ऊपर और 4 बॉन्ड बने। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp_p। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, लेकिन शेप अब टेट्राहेड्रल हो गई है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि अब इसके पास लोन पेयर नहीं बचा। तो पहले वाले केस में ना शेप में चेंज आया ना हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया, लेकिन जो दूसरा केस है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 है और इसके अंदर भी sp3 है, लेकिन शेप चेंज हो गई है। इसकी शेप कैसी थी, पिरामिडल, और इसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। ओके, बट वो कह रहा है कि दोनों में चेंज होना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं BF3 to BF4 माइनस। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बोरोन के साथ एक स्पेसिफिक चीज ये है कि बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अगर ये किसी के साथ, जैसे इसने BF3 का फॉर्मेशन किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बैठते हैं 6,
लेकिन कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक ऑक्टेट रूल यही तो कहता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल तब बनता है जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने हो, या तभी वो स्टेबल होता है। बट बोरोन के साथ ऐसा नहीं है, बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ भी कंपाउंड बनाता है। इसीलिए बोरोन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 है। तो 8 पूरा करने के लिए बोरोन कोशिश करता है। और बोरोन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ एडक्ट बनाता है, जैसे कि ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, BF3 NH3। बोरोन ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैंने अभी बताया था NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है एक्स्ट्रा, तो ये लोन पेयर किसको देगा, बोरोन को, क्योंकि बोरोन के पास, बोरोन कितना होता है 5, दैट इज 2 3, 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर भी इसके पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा एटम जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसके साथ ये फटाक से रिएक्शन करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, इस वाले p ऑर्बिटल में भर जाते हैं, और मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो जाता है। तो वही केस यहाँ पे हुआ है, कैसे, BF3 कन्वर्ट हुआ है BF4 नेगेटिव में। बोरोन को हम ऐसे दिखा दें, अगर BF3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, BF4 नेगेटिव में। तो अगर मैं इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल दिखाऊं ऐसे, तो एक फ्लोर F नेगेटिव आया जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसने इसको डोनेट किया, और अब ये क्या बना, BF4 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हमने बाहर लगा दिया। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया है, शेप प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो गया, तो दोनों में चेंज आ गया है। तो यही वाला आंसर हमारा है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऐसा कौन सा कन्वर्जन है जिसमें दोनों चीज बदली हो, हाइब्रिडाइजेशन भी और शेप भी। ये भी देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें क्या चेंज हुआ है, वाटर के अंदर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर। जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर था, इसके पास और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और V शेप। अब ये क्या करेगा, एक H+ आया, हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव, ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और ये बनेगा ऐसे H पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसके अंदर क्या रहेगा, sp3, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ है। तो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन, BF3 टू BF4 नेगेटिव जब बन रहा है तब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है किसके में, स्ट्रक्चर में भी और हाइब्रिडाइजेशन में भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सिमिलर ज्योमेट्री। ये एक क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो स्ट्रक्चर यानी कि जिनकी ज्योमेट्री या शेप जो है सेम हो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि किसकी ज्योमेट्री सिमिलर होगी। तो उसको कैसे देखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिसके अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन आ गया है लोन पेयर, तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे ज्योमेट्री की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं CO2, CO2 होता है लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन, SO2, SO2 के अंदर सल्फर के पास होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2,
तो इसके अंदर आया है sp, इसके अंदर आया sp2, ये होगा लीनियर और ये होगा ट्राइंगुलर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है NH3BH3। NH3 के अंदर होता है sp3, बहुत बार निकाल चुके हैं। BH3 के अंदर होगा sp2, ये होगा पिरामिडल और ये होगा प्लेनर या ट्राई एंगुलर। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोनेट और ये दोनों आयंस के बीच में क्या है। कार्बोनेट आयन का पहले देखते हैं। CO3 2 नेगेटिव, कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस चार्ज है, किसी भी 2 ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिए, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, sp2 प्लेनर। SO3 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज, जिसके ऊपर माइनस आया है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, एक बचा लोन पेयर, sp3। तो ये भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन और ClO4 नेगेटिव, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन और 4 में से 2 पे नेगेटिव, जिन पे नेगेटिव नहीं है वो बनाएंगे डबल बॉन्ड, जिस पे नेगेटिव है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है, sp3। नेक्स्ट है ClO4 नेगेटिव, क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7, 4 ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव आया वो सिंगल बॉन्ड, बाकी सारे बनाएंगे डबल बॉन्ड, सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए, sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम आया है इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आया है sp3। तो दोनों की शेप भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, कोई भी लोन पेयर भी नहीं बचा है, तो ज्योमेट्री शेप दोनों की सेम होगी, तो आंसर हुआ डी। ओके, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं नेट एग्जाम में। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, वो बेंट रूल से हो सकता है कि आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिए जाएं, जिसमें क्या अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम अटैच हों, साइड एटम, तो उनको आपको अटैच करके देखना है, स्ट्रक्चर बतानी है कैसी होगी, पता होना चाहिए लोन पेयर कहाँ पे अटैच होगा। तो बेंट रूल को अच्छे से पढ़ना है, इसमें से वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन करने हैं और बॉन्ड एंगल के, यहाँ से क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है नेट एग्जाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।